सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट क्या है? हिंदू धर्म जो जीवंत धर्म है, तो उसके लिए फिर ग्रंथ आ जाता है अष्टावक्र महागीता। जो एक सबसे प्रमुख गुण है वो है कि इसमें कट्टरता नहीं है। कैसे नाम जप एक्चुअल में आपको मेंटली या फिर स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद कर सकता है? नाम जप जो है वो साधना का एक क्रम है। आप उसको जान के पकड़े या बिना जाने पकड़े, आपको झटका लगेगा। हम लोग लापरवाह हैं और हम लोग गंदगी पसंद है। लोगों को लगता है कि आंखें बंद करके बैठना मेडिटेशन है, किसी को लगता है कि विचारों को कंट्रोल करना मेडिटेशन है। ध्यान को अगर हम लोग सामान्य भाषा में कहें तो ध्यान एक प्रकार की जागरूकता है। जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं और जिसकी हम लोग कल्पना कर रहे हैं, उस हर चीज़ के बारे में जागरूक रहना। हो सकता है आपके कुछ व्यूअर्स मेरी बात से सहमत नहीं भी हों। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ अनप्लग्ड विद प्रदीप। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी स्पेशल हैं। आज हमने पॉडकास्ट के लिए मेरे खुद के गुरुजी, जिन्होंने मेरी प्राइमरी एजुकेशन में जो हमारे टीचर थे महेश जी भट्ट, जो हमारे गांव में आशीर्वाद निकेतन स्कूल के संस्थापक है और आज भी वो स्कूल है वहाँ पे चल रहा है। और सर का हमारे जितने भी उस बैच में जितने भी लड़के थे, पिछले पॉडकास्ट में प्रमोद पाटीदार भी आए थे वागड़ कवि हमारे पॉडकास्ट पे, जिनके बारे में बात कर रहे थे वो महेश जी सर के भी बारे में ही बात कर रहे थे प्रमोद। और हम सब लोग सर से काफ़ी करीब तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका उस प्राइमरी एजुकेशन में जो उन्होंने हमको जिस तरह के संस्कार, जिस तरह की शिक्षा हमको दी है, उसका कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर रहा है। बड़े होने के बाद में भी उनके काफ़ी सारे वैल्यूज़ जो उन्होंने हमें दिए हैं वो आज की डेट में हमें काफ़ी काम आ रहे हैं। संस्थापक के अलावा सर ने एक काफ़ी वो अमीर रीडर भी है। काफ़ी सारी बुक्स उन्होंने पढ़ी है हमारे रिलीजन के बारे में, काफ़ी अलग अलग जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं उसके बारे में। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज उनको पॉडकास्ट पे लेके आएं और सारे कुछ हमारे डाउट्स थे उनके बारे में उनसे बात करें। तो सर आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। और आप थोड़ा सा अगर व्यूअर्स को अपने बारे में बताएंगे। धन्यवाद प्रदीप। जैसा कि प्रदीप ने बता ही दिया मेरे बारे में, और आज उनका निमंत्रण था कि आना है, एक पॉडकास्ट करना है, साथ में कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातचीत करेंगे, कुछ स्कूल्स के बारे में बातचीत करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो बहुत पहले पढ़ाया हुआ था इनको, और उन्होंने एक बार वापस बुलाया कि सर एक बार वापस बैठ के चर्चा करेंगे। तो मुझे भी बढ़िया अच्छा जुड़ाव युक्त लगा ये। तो आज चलो मौसम भी बन गया, माहौल बन गया, तो बैठे हुए साथ में चर्चा करते। तो ये बिल्कुल ओपन एंडेड डिस्कशन है। सर का पहले से ही ये मानना रहा है, जो हम जब भी बात करते हैं वो बार बार ये बताते हैं कि सर किसी भी तरीके से सर का ये मानना है कि हमें किसी भी पर्सपेक्टिव को किसी पे थोपना नहीं चाहिए। आपका एक अपना एक अंडरस्टैंडिंग हो सकता है और आपको उसके हिसाब से आप जीवन जीते हैं। और हम इस पॉडकास्ट पे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है या सर का जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेके, हमारे उनके आध्यात्मिक जीवन को लेके या फिर स्कूल एजुकेशन को लेके, वो हम यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसी को जज या कुछ भी प्रोपेगेंडा चलाने की बात नहीं कर रहे हैं, बट जो भी हमारा पर्सपेक्टिव वो शेयर कर रहे हैं। तो और ये पूरा पॉडकास्ट सिर्फ एक डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए किया जा रहा है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव मिले अपने जीवन में। एक आध्यात्मिक पहलू जो हमारा होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए, या जो भी हम सर से जो भी सीख सकते हैं, जो उन्होंने जो भी आज तक सीखा है अपने जीवन में बुक्स पढ़ के, या फिर उन्होंने अपने जीवन में जो आध्यात्मिकता को अपनाया है उससे उन्होंने जो भी सीखा है। तो सर सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपने जितना भी चीज़ों को पढ़ा है और जितना भी एक्सपेरिमेंट किया है अपनी लाइफ में, हमारे हिंदू धर्म में जितने बहुत सारा मतलब जो भी ज्ञान है, सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट क्या है जो आपके दिल के बहुत करीब है और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है हमारे जीवन में? सनातन धर्म में सबसे बढ़िया चीज़ें मुझे कौन सी चीज़ें लगती हैं या कौन सी चीज़ जो है वो मुझे प्रेरित करती है, तो मैं ये बताऊं कि धर्म जो है वो ऐसा है कि ये सामूहिक नहीं होता है। जनरली हम लोग इसको ऐसे ही देखते हैं। हो सकता है आपके कुछ व्यूअर्स मेरी बात से सहमत नहीं भी हों, क्योंकि हम लोग धर्मों को जिस तरीके से देखते हैं उसमें हम लोग ऐसा ही देखते हैं कि जैसे कि ये बहुत बड़ा कोई सामूहिक आंदोलन हो, ऐसा हो। मेरा ऐसा मानना है कि धर्म जो है वो व्यक्ति की एक आत्यंतिक लड़ाई है।
वो उसके खुद की एक यात्रा है। यूं कहें कि धर्म एक अंतर यात्रा का मार्ग है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने अनुकूल जो मार्ग उसको चुनता है और उसमें उसको अकेले ही यात्रा तय करनी होती है। ये ज़रूर हो सकता है कि उसके साथ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो ठीक उसी के तरीके से की विचार प्रणाली को, उसी के तरीके के विश्वास को मानते हों और उसी तरीके के रीति नीति को मानते हों, तो वो एक स्वाभाविक रूप से साथ साथ में हो सकते हैं। लेकिन धर्म जो है वो एक तरीके से अंतर यात्रा की यात्रा है और वो व्यक्ति अकेले ही उसको तय करता है। हिंदू धर्म के बाबत जैसा कि बताया गया है तो कि मुझे कौन सी चीज़ें बढ़िया लगती हैं, तो हिंदू धर्म में जो सबसे बढ़िया बात यह है कि यह धर्म सबका स्वीकार करता है। यानी कि हिंदू धर्म में जो एक सबसे प्रमुख गुण है वो है कि इसमें कट्टरता नहीं है, इसमें Open for everybody। हाँ, इसमें सर्वग्राह्यता है। यह सबको समावेश करता है। यानी कि इसमें ऐसे किसी भी तरीके की कट्टरता नहीं मिलेगी कि जैसे कि हम लोग अन्यथा देखा करते हैं। तो ये सबको लेकर के चलने वाला एक मार्ग है और यही चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगती है। और ये सबको लेकर के चलता है, इसीलिए इसमें देवी देवताओं की अपार संख्या है। हम लोग जब दिखते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, तो उसका कारण यही है कि ये सबको समावेश करके चलता है। जो भी चीज़ ऐसी लगती है कि जो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकती है, या जो भी चीज़ ऐसी लगती है कि जो व्यक्ति के अस्तित्व को ऊपर उठाती है, उस चीज़ को हिंदू धर्म के अंदर देवी देवता इस तरीके के स्वरूप मान करके उसको पूजा जाता है। और दूसरी बात मैं ये बताऊँ कि हिंदू धर्म जो वो जीवंत धर्म है। आप पूछ सकते हैं कि जीवन धर्म कैसे है, तो जीवन धर्म ऐसे है कि इसमें आज भी देवी देवताओं की नई खोज होती रहती है। अगर आप देखेंगे तो हर रोज एक नया देवता आपको मिल जाएगा। आप देखिए ना, हर जगह पर आपको एक नया महात्मा मिल जाएगा। यहाँ पे कोई चीज फिक्स है ही नहीं कि बस अब एंड हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रवाहमान है, तो ये जीवंत धर्म है। तो सर अगर भगवत गीता आपने बताया कि एक प्राइमर, क्योंकि हम लोग अभी पॉडकास्ट के पहले बात कर रहे थे कि अगर किसी को अपने रिलीजन को जानना है, क्योंकि बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत कुछ लिखा गया है, राइट, तो अगर आप अपनी साइड से कुछ ऐसे 2 मिनिमम चीज़ें जो आदमी को इतनी 3 से 4 या 5 चीज़ें पढ़नी ही चाहिए, जिससे जो सार है हमारे जितना भी स्क्रिप्चर्स में जितना भी कुछ लिखा हो, अगर उसको मिल जाए तो आप 2-3 चीज़ें ऐसी बता पाओगे जिससे, और वो भी किस क्रम में पढ़नी चाहिए? मैं इसको यूं कहूंगा कि अगर मैं आत्मबोध की यात्रा पे जाना चाहता हूं, स्वबोध की यात्रा पे जाना चाहता हूं, अंतर यात्रा के पथ पे अगर मैं चलना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं क्या हूं, अस्तित्व क्या है, परमात्मा क्या है, अगर ये सारी चीज़ों को अगर मैं समझना चाहता हूं तो उसमें कुछ ग्रंथ सहायक हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला, जैसा मैंने आपको बताया कि श्रीमद् भगवद गीता ये एक प्रमुख आधार है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे जाएं तो वहाँ पे अष्टावक्र प्रणीत एक गीता है जिसको महागीता कहते हैं। तो अष्टावक्र महागीता जो है उसका अध्ययन अनुशीलन करना चाहिए साधक को, अगर वो साधक है तो। उसके अलावा एक और ग्रंथ है जो है अवधूत महागीता, उसको भी देखा जा सकता है। तो जो अष्टावक्र महागीता जो है उसमें पूरा आपने बहुत बार सुना होगा साक्षी रहना या साक्षी ध्यान, इस तरीके का साक्षी भाव का। तो वो जो साक्षी भाव की जो यात्रा का जो ग्रंथ है वो है अपने पास में अष्टावक्र महागीता, उसका अध्ययन किया जा सकता है। जो व्यक्ति साधना के मार्ग पर है और वर्तमान में कोई ऐसा गुरु उपलब्ध नहीं है कि जो साधना का पथ सुझा सके, तो उसके लिए फिर ग्रंथ आ जाता है अष्टावक्र महागीता, जिसका अध्ययन अनुशीलन किया जा सकता है। तो एक साधक के जीवन में क्या कर्तव्य होते हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो वहाँ से उसको जानने के लिए मिल सकती है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो चीज़ों को बहुत ही प्रैक्टिकली प्रायोगिक करके देखना चाहता है तो उसके लिए एक पतंजलि का योग दर्शन एक प्रमुख ग्रंथ है, इसका भी अध्ययन अनुशीलन किया जा सकता है। तो ये चारों ग्रंथ हैं, एक तो होगा श्रीमद् भगवद गीता और उसके बाद में अष्टावक्र महागीता, अवधूत महागीता और पतंजलि का योग दर्शन। एक चीज़ जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, जो सिविक सेंस की जैसे प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने सर अभी यहाँ पे लास्ट ईयर 2024 में एक अभियान चलाया था जिसमें हम लोग हमारे जो मोरन नदी जो उसका जो घाट बना हुआ देवड़ा छोटा की तरफ, उसको हम लोगों ने बहुत 1-1.5 महीना मेहनत करके उसको क्लीन किया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट पड़ा हुआ था नदी के जो तुम्हारा मतलब तट था वहाँ पे। तो वहाँ पे किया सर हमने। इसके बाद में जैसे ही फेस्टिवल सीजन आ गया, जैसे ही गणेश चतुर्थी आ गई, बाकी सारी चीज़ें आ गई, तो इसके बाद में हमारी जितनी भी मेहनत थी वो सारी खत्म बर्बाद हो गई और वो सारा चीज़ें वहाँ का वहाँ वापिस आ गया। तो यहाँ पे सर मैं इसलिए मतलब जो धार्मिक आदमी वर्सेस आध्यात्मिक आदमी का जो पॉइंट में उठा रहा था, वो कहीं ना कहीं मैं ये भी चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि लोगों को कैसे हम ये सिविक सेंस समझाए या उनकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारे धर्म में भी नदियों के बारे में, नदियों को गंगा यमुना सबको बहुत पवित्र माना गया है, सब चीज़ें हमारे पास में बोली गई है, लेकिन इसके बाद में भी हम लोग
हम हमारे देवता को प्रसन्न करने के लिए या फिर हमारी आध्यात्मिकता या धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए हम लोग बहुत बार ऐसी चीजें करते हैं। जैसे हमने गए गोवरेश्वर गए और मंदिर शिव जी को मतलब हमने अगरबत्ती चढ़ाई और वो प्लास्टिक वहीं पे फेंक के आ गए। गणपति की मूर्ति हम लोग जो लेके आते हैं, तो आप एक छोटा गणपति लेके भी जा सकते हो और आप उससे उससे भी आपकी भावना प्रकट कर सकते हो। सुपारी की गणपति भी रख सकते हैं रख सकते हो। लेकिन हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े पीओपी के गणपति बनाए और फिर इसको जाके हम लोग नदी में विसर्जन करते हैं। उसके बाद नदी का पूरा इकोसिस्टम खराब होता है। और ये सारी चीजें भी तो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। नदी का पानी, तालाब, खेत, ये सारी चीजें भी जरूरी है। तो हम कैसे इसको हम हमारे बच्चों को एजुकेट करें ताकि उनको ये समझ में आए कि धार्मिकता के साथ साथ में आपको प्रकृति का भी ख्याल रखना। ये सर हम कैसे हमारे जीवन में ला सकते हैं? अब ऐसा है कि हम लोग थोड़े से कम केयरफुल होते हैं और थोड़े से कम सफाई पसंद होते हैं। हम लोग लापरवाह हैं और हम लोग गंदगी पसंद है। ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती है। और दूसरा क्या होता है कि जैसे कि जो लोग धार्मिक स्थल पे जाते हैं और वहाँ पर जा करके वो कुछ भी चढ़ावे के पुष्प आ गए या पॉलीथीन की थैलियाँ आ गई या कोई प्रसाद वगैरह का आ गया, वो थोड़ा सा भी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं कि उस स्थल को साफ सुथरा रखना चाहिए, उसकी आध्यात्मिकता को बनाए रखना चाहिए। वो वहाँ पे लापरवाही पूर्ण ढंग से आते हैं, चढ़ा करके चले जाते हैं और वो समझते हैं कि अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन वो लोगों को समझना चाहिए। और दूसरा क्या है कि इसकी शुरुआत हम कहाँ से कर सकते हैं? तो इसकी शुरुआत हम लोग सेल्फ से कर सकते हैं। सेल्फ से यानी कि जैसे कि मैं स्वयं ये निर्णय लूँ कि मैं अगर किसी धर्म स्थल पे जाता हूँ तो मैं ऐसा कोई भी वेस्टेज है, कचरा है, ऐसा कुछ भी चीज़ मैं वहाँ पे अर्पित नहीं करूँ। भगवान को न तो नारियल चाहिए, ना वहाँ पर पुष्प चाहिए, ना कुछ भी चाहिए। और दूसरा क्या है, आपको बेसिकली शुरू से आपको क्लियर होना चाहिए जब आप घर से निकलते हो उस समय में कि आप दर्शन करने के लिए जा रहे हो कि भक्ति के लिए जा रहे हो। अच्छा। अब धर्मस्थल पे हम लोग जाते हैं दर्शन के लिए, न कि भक्ति के पर्पज से। तो हमको वहाँ पे दर्शन के लिए जब जाते हैं तो हमको दर्शन के हिसाब से हमको खाली हाथ ही जाना चाहिए। और वहाँ पे अगर मान लो हमारा कुछ पूजा अर्चना कुछ भेंट करने की इच्छा भी है तो वहाँ पे एक अवश्य एक कमेटी होती है जहाँ पे अपनी भेंट राशि निवेदित वहाँ पे कर सकते हैं। या यूँ होता है कि कभी कभार कुछ विशेष स्थल जो होता है, जैसे कि हमारा गोवरेश्वर स्थल है, तो वहाँ पे चढ़ावे के लिए है और उसके लिए एक व्यवस्था लगी हुई है। वहाँ पे एक श्रृंगार करने वाला एक दल है। आपकी अगर मनोकामना को विश है तो वो उसकी पूर्ति के लिए वहाँ पे वो लगा हुआ है। अब क्या होता है, जब आप किसी सिस्टम के थ्रू जाते हो, संस्था के थ्रू, तो वहाँ पे वो लोग साफ सफाई का भी पूरा प्रबंध रखते हैं, ध्यान रखते हैं वहाँ पे। तो उसमें हमारे द्वारा जो गंदगी जो की जाती है उस गंदगी से हम लोग बचे हुए रहते हैं। और अगर हम लोग ऐसा कहें कि हमारे धार्मिक साहित्य को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो उसमें धर्म स्थलों को खराब करने, उन पर गंदगी छोड़ने और उसके हमको बड़े भयंकर परिणाम बताए गए हैं। अच्छा। तो हम खुद को अलर्ट रखने के लिए हम उनका भी अध्ययन अनुशीलन कर सकते हैं ताकि हम लोग धर्म स्थलों पर गंदगी करने से बचे रहें। और दूसरा क्या है कि भक्ति के लिए या साधना के लिए तो हम अपने घर पर ही करते हैं वहाँ पे, तो हमको वहीं पे करना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे भगवान शंकर का अभिषेक करना है तो मैं मेरे घर में एक छोटा सा नर्मदेश्वर है, पारदेश्वर ऐसा शिवलिंग रख सकता हूँ। और मैं वहाँ पे जो भी चाहूँ वो चीज़ें मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं गोवरेश्वर जाऊँ तो वहाँ पे मैं केवल दर्शन के लिए ही जाऊँ। अगर मैं इस सेंस से जाता हूँ तो साफ सफाई वहाँ पे बनी रहती है। सर यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम जो है ना कि जो आपने कवर किया धार्मिक स्थल वाला चीज तो आपने कवर कर दिया, लेकिन जैसे घर पे किसी के पूजा पाठ होता है, जैसे सत्यनारायण की कथा होती है, कुछ भी पूजा पाठ होता है, पहले सर मैं देखता था कि जो पूजा पाठ में जो भी सामान यूज आ रहा है वो नॉन केमिकल सामान यूज होता था। हमारे घर में आसपास की चीजों, पेड़ पत्तों को लोग हम लोग भगवान की पूजा अर्चना करते थे। सही है। अभी बहुत सारा मटेरियल केमिकल बेस्ड आ गया जो दुकानों में मिलता है। लेकिन पहले हम क्या करते थे कि जैसे पूजा खत्म हुई, हमने वो सारा सामान लिया और हमने नदी में जाके उसको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो सारा नेचुरल आइटम से बना हुआ चीज है। अभी हम जो दुकान से सामान लेते हैं, जो केमिकल्स बेस्ड है चीजें हैं, अब वो लाके भी हम लोग जाके नदी में छोड़ रहे हैं, तो वहां पे भी नदी का इकोसिस्टम खराब हो रहा है। तो अगर वो सिविक सेंस भी हम लोग कैसे लेके आए, लोगों को कैसे समझाए कि भाई नदी भी जरूरी है, आपकी पूजा अर्चना जरूरी है लेकिन नदी भी जरूरी है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार हम लोग गोवरेश्वर पे घाट पे ऐसे मैं और मेरा दोस्त बैठे हुए थे और एक लड़का, और जो मतलब ये बारिश के टाइम में नदी जैसे पूरी भरी रहती है, पूरा एकदम पानी दोनों साइड से भरा हुआ, बिल्कुल क्लीन नदी लग रही है। अब एक आदमी आया, वो आके पॉलीथीन की थैली लेके आया और आके बोला कि नदी में, मैंने बोला मतलब कहाँ डाल रहे हो? तो उसने बोला ये तो पूजा का वेस्ट है, ये तो नदी में जाता है और कहाँ जाता है। यूं करके उसने वो पॉलीथीन को अंदर डाल दिया और पूरी साफ नदी में
पॉलीथीन तैर रही है बढ़िया। हाँ। और धीरे धीरे फिर वो अंदर की चीजें अंदर जाके मेल्ट होती है, अंदर जाती है और वो फिर से इकोसिस्टम को खराब करती है। और ऐसे ही अभी एक कोई अंग्रेज बंदा था, मतलब कोई फॉरेनर था जो इंडिया का वीलॉग कर रहा था, तो वो बता रहा था कि एक जगह पे बहुत से लोग बाकी दूसरे लोगों को पानी पिला रहे थे। कोई काम चल रहा, मतलब कोई जुलूस वगैरह निकला होगा या कोई शोभा यात्रा निकली होगी, तो लोगों को वो पानी पिला रहे। अब पानी पिलाना अच्छा काम है, आपने पिला दिया। अब पानी पिलाने के बाद में उन्होंने ये नहीं देखा कि वो जो प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास उन्होंने दिए हैं उसका क्या हो रहा है। तो वो बता रहा था कि देखो यहाँ पे वो अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, और अब देखो जिन्होंने पानी पिया है वो देखो उन्होंने क्या किया है कि सारा का सारा वो प्लास्टिक वहां पे छोड़ के, इसके बाद वो प्रोग्राम खत्म हो उसके बाद सब लोग छोड़ के उसको चले गए। तो यहाँ पे सर एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी बनती है उसको हम लोग कैसे एजुकेट करें और लोगों को समझाएं कि सिर्फ आपके अच्छे काम करना जरूरी नहीं है, लेकिन वो अच्छा काम कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों के लिए अच्छा कर दिया आपने और नेचर के लिए खराब कर दिया। इसको करने का अच्छा तरीका तो ये है कि एक तो व्यक्ति सेल्फ अवेयर हो, सेल्फ अपने स्तर पे। दूसरा क्या है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से जो किया जा सकता है वो एलिमेंट्री विद्यालय से किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा। जब हम साफ सफाई की आदत अगर बच्चों में शुरू से डालते हैं और उनको जब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उनको अच्छे से ट्रेन किया जाता है तो वो बड़े होकर के एक बढ़िया युवा बनते हैं जो अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं। सही बात और जहाँ पर जाकर के वो ऐसी जो भी विसंगतियां होती है उनको दूर करने का प्रयास भी करते रहते हैं जी। और ऐसा मैंने अपने जीवन में बहुत अनुभव से देखा है कि अगर बचपन से जो संस्कार बच्चों में डाल दिए जाते हैं वो बाहर जाकर के आगे जाकर के बड़े अच्छे से पल्लवित होते हैं और वो एक बढ़िया तरीके से समाज में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं और अच्छे ढंग से करते हैं। अब करंट में हम लोग क्या करें? तो करंट में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोग पूरे देश में देख सकते नहीं हैं, लेकिन हमारे आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे हम लोग इसको देख सकते हैं। उसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक छोटा सा हम लोग 4 लोग 5 लोग 10 लोग मिल करके हम एक कैंपेन चला सकते हैं वहां पे। जिस दिन ज्यादा गैदरिंग होती है उसी दिन, स्पेशली अगर गौरेश्वर की बात करूं तो वहां पे एक तो शनिवार के दिन गैदरिंग होती है, एक पूर्णिमा के दिन गैदरिंग होती है और एक मंडे के दिन गैदरिंग होती है और एक सबसे ज्यादा गैदरिंग होती है वो शिवरात्रि के दिन होती है। तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं कि हम 2-2 लोग मिल करके अपना एक दल बनाए और 2-2 लोग मिल करके वहां पे एक कैंपेनिंग चलाएं। जैसे कि मंडे के दिन 2 लोग खड़े रहे वहां पे और वो वहां पे लोगों को बताए। उसमें हमको कोई भी टेम्पलेट वगैरह प्रिंट करवाना ऐसा कुछ नहीं करना है। वहाँ पे केवल वहाँ पे 2 लोग खड़े रहे, वर्बली लोगों के साथ में बातचीत करें, बताएं कि इस क्षेत्र को कैसे हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। वहाँ पे परमानेंटली एक माइक भी चलता है, तो जो लोग आए हुए हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट भी होता रहे कि वो अपना जो कूड़ा करकट जो वहाँ पर ला करके नहीं डालें। ये चीज़ हम वहाँ पर कर सकते हैं। अभी आपने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि केमिकल बेस्ड मटेरियल आना शुरू हो चुका है और हमें उसको क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि केमिकल जो है वो हर तरीके से हार्मफुल है। अगर हम लोग जैसे कि जो तिलक लगा रहे हैं अगर वो भी अगर केमिकल बेस्ड है तो वो भी हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाता है वहां पे। तो पूजा अपनी जगह पर रह जाएगी और डिसीज अपनी जगह पर आ जाएगी। सही बात है। तो हमें उस चीज के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर घर में कोई पूजा अर्चना किया हुआ है तो उसके सामान का क्या किया जाए, ये एक हमेशा रहता है। तो जनरली जो भी पंडित लोग होते हैं वो हमको कह देते हैं कि भाई इसको आप विसर्जित कर देना नदी में, और पानी में। और जिनके पास में गांव में नदी है वो नदी में विसर्जित करते हैं, जिनके गांव में तालाब है वो तालाब में विसर्जित करते हैं। लेकिन इसका सही तरीका ये है कि आपको उसको ऐसी जगह पर खड्डा खोद करके अंदर दबा देना है जहां पे किसी का पांव का उल्लंघन नहीं हो। तो जनरली वो आपके घर में वो तुलसी क्यारे के आसपास की जमीन होती है। अब तुलसी क्यारे के आसपास में क्या आप लोग उसको लांगते नहीं और उस पर कोई मूत्र विसर्जन या ऐसा कुछ भी नहीं जाता है। नहीं करता तो आप जब भी कोई पूजा अर्चना करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने तुलसी क्यारे के आसपास का जो स्थान है वहां पे छोटा सा खड्डा खोदना चाहिए 1 फीट का और उसमें उस मटेरियल को दबा देना चाहिए और पानी भी आपको वहीं पर विसर्जित कर देना चाहिए। तो उससे क्या होता है वो आपके हर सप्ताह तो पूजा होती नहीं है, चाहे 6 महीने 12 महीने में ऐसे ही होती है। तो वो जब तक अगली पूजा होगी उससे पहले वो वेस्ट जो है वो आपका गल करके मिट्टी बन चुका होगा और उससे क्या न तो आपको फेंकने के दूर जाना पड़ेगा, ना आप किसी सरोवर को गंदा करोगे, ना किसी नदी को गंदा करोगे और वो अच्छे तरीके से वो निर्गत भी हो जाता है। तो ये मेथड हमको अपनाना चाहिए वहां पे। सर आपने बहुत सही तरीका बताया, लेकिन अब मुझे एक चीज और इससे और समझ में आई कि इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा इट वाज नॉट अबाउट कि आप नदी में जाके चीजों को डालो, इट वाज अबाउट कि पैर नहीं लगना चाहिए। हाँ, बस उतनी ही बात है। लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन गैप है, हाँ, क्योंकि पंडित जी हमको बस बता दें कि करना क्या है, क्यों करना है, उसका वाला वो लॉजिक वाला जो चीज जो मिसिंग है। इसमें भी ऐसा ही प्रतिबंध है कि आपको जानते बुझते ऐसी जगह पे नहीं डाल देना। कहने का मतलब ये है कि आप किसी रास्ते में नहीं फेंक के आ जाओगे, जनरली किसी का भी पैर नहीं पड़ जाए। इसलिए ये बताने के लिए उन्होंने कहा भाई कि उसको विसर्जित कर दो, तो नदी में विसर्जित करेंगे तो किसी का पैर नहीं पड़ेगा। तो बस यही प्रॉब्लम है। लेकिन एक्चुअली उसको कहीं पर भी दबा दिया जाए
गांव में मंदिर हो, मंदिर के आसपास का कोई क्षेत्र आपको दिखाई पड़े जहाँ पे जनरली कोई मूत्र विसर्जन वगैरह नहीं करे, आप वहाँ खड्डा खोद के दबा दो उसको, आपके खेत में दबा दो, वहाँ पे आपके खेत में ऐसा कुछ नहीं होना है वहाँ पे। और खेत के वो तो भगवान का प्रसाद है, खेत में दबेगा तो बढ़िया है वहाँ पे, तुलसी क्यारे के आसपास में दबा दो, वहाँ पे वो दबा दो तो भी बढ़िया है। दो चीजें जो आपसे मेरे को दूसरी पूछनी थी, क्योंकि आजकल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो मतलब ऑनलाइन जो मतलब इन्फ्लुएंसर है, स्पेशली जो महात्मा जी है, वो जो प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन वाले हैं, तो उनके बारे में काफ़ी लोग उनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, उनके बारे में काफ़ी अच्छी बात होती है। और मैंने भी जितना उनका कंटेंट देखा, उन्होंने काफ़ी सिंप्लीफाई तरीके से वो चीज़ों को बताते हैं। और एक चीज़ उनकी जो मेन हर चीज़ का वो जो रामबाण इलाज जो बताते हैं, वो बोलता है कि आप नाम जप करो, राइट। तो सर आपका भी थोड़ा एक्सपीरियंस इसमें रहा है, मतलब आप भी काफ़ी टाइम से इस चीज़ को करते हैं, तो थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कैसे नाम जप एक्चुअल में आपको मेंटली या फिर स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद कर सकता है। अब नाम जप जो है वो साधना का एक क्रम है। और आध्यात्मिक जीवन में जो भी उन्नति प्राप्त करने के लिए जो साधक इच्छुक रहते हैं, वो विभिन्न मार्गों से आगे जाते हैं। कोई योग के माध्यम से जाता है, कोई भक्ति के माध्यम से जाता है, कोई कर्म के माध्यम से जाता है, और ऐसा कैसा उसमें एक नाम जप का भी आता है। तो नाम जप की विधि जो है उसको सभी महापुरुषों ने अच्छे तरीके से उसको प्रसारित किया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि केवल नाम जप के माध्यम से ही हम लोग उस चरम उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं जो प्राप्त करने योग्य है। अब बात यह है कि नाम जप के पीछे रहस्य क्या है या उसका सिद्धांत क्या है। कहते सभी हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा उस पर चर्चा हमको करनी चाहिए कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है वहाँ पे। तो नाम जप को अगर हम लोग बिना जाने भी करते हैं तब भी उसका प्रभाव है, क्योंकि नाम का अपना एक प्रभाव है। अच्छा। महात्मा लोग यूँ बताते हैं कि जैसे कि अगर आप एक चलती हुई बिजली का वायर तार पकड़ लेंगे और उसमें अगर करंट प्रवाहित हो रहा है, आप उसको जान के पकड़े या बिना जाने पकड़े, आपको झटका लगेगा, क्योंकि वस्तु शक्ति जो है वो उसके नाम का या उसका कोई भी मोहताज नहीं है, वो तो आपने कम्युनिकेशन के लिए बनाया है। हाँ, वो एक्चुअली उसमें है तो वो आपको फील हो ही जाएगा वहाँ पे। तो ऐसे नाम जो है भगवान के, उसमें भी रहस्यमय शक्तियां हैं। आप चाहे उसको उन शक्तियों को जान करके आप चाहे जपे, या आप चाहे उसको बिना जाने आप जपे, उसका जो प्रभाव है वो आप पर आकर के लागू होगा। यहाँ पे इसको मैं ऐसा भी कहूँगा कि आप चाहे उसको बिना श्रद्धा के जपे, बिना विश्वास के जपे, तब भी उसका असर होना ही है। जैसे कि अगर आपको बुखार आया हुआ है, आपको पैरासीटामोल की टैबलेट जो है वो आपको बता के दी जाए या आपको बिना बताए दी जाए, वो आपके शरीर में जाएगी तो वो अपना असर दिखाएगी। तो नाम के बारे में भी यही है कि नाम का एक अपना प्रभाव है। अब क्या प्रभाव है? तो हमारा साहित्य जो है, जो आध्यात्मिक गुरु जो है वो हमको ये बताते हैं कि नाम जो है वही ईश्वर है। अच्छा। जो नाम है वही ईश्वर है। अब यहाँ पर हमारा अनुभव ऐसा आता है कि हमने हमेशा देखा है कि नाम जो होता है वो चीज से अलग होता है। कि जैसे कि मेरे पास में अगर ये मोबाइल है तो मैंने कहा मोबाइल और ये मोबाइल, ये दो चीजें हैं अलग अलग। बोलने वाला अलग है और जो एक्चुअल जो वस्तु है वो अलग है। वस्तु जो है वो अलग है और जो उच्चारण किया गया वो अलग है। तो ये हमारा एक सामान्य समझ है, जो हमारी भौतिक अंडरस्टैंडिंग है। हम चीजों को दो में समझते हैं, तोड़ करके। आप किसी भी चीज को आप देखिए, आप हमेशा उसको द्वैत में ही देखते हैं। तो भौतिक जगत जो है वो द्वैत का है, वहाँ पे दो चीज़ें हैं, नाम अलग है और चीज़ अलग है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कि अगर मैं कहूँ पानी, तो जो शब्द है जो वस्तु है जो पानी, उससे वो अलग है। अगर मुझे प्यास लगेगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पानी पीना पड़ेगा। मैं अगर पानी 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 कहूँगा तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि भौतिक जगत में दोनों चीज़ें अलग है। वस्तु भी अलग है, नाम भी अलग है। अब ये हुआ भौतिक जगत का। भौतिक जगत है जो है द्वैतमय है, यहाँ की वहाँ पे दो है। द्वैत का मतलब दो है, नाम भी अलग है, नामी भी अलग है। अब आते हैं हम लोग आध्यात्मिक जगत में। अब आध्यात्मिक जगत जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो एक है। यानी कि एक कैसे कि वहाँ पे नाम और नामी ये दो नहीं है, वहां पे नाम ही नामी है और नामी ही नाम है। यानी कि वहां पे जैसा आप कहेंगे कृष्ण, तो कोई अलग कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण ही कृष्ण है। ये उसमें रहस्य है कि नाम आध्यात्मिक जगत जो है वो अद्वैत है, यानी कि उसमें दो नहीं है। और भौतिक जगत है वो द्वैत है, वहाँ पे दो चीज़ें हैं, नाम अलग, पानी अलग है और पानी जो वस्तु है वो अलग है। लेकिन आध्यात्मिक जगत जो है वो अद्वैत है, वहाँ पे जो नाम है वही परमात्मा है। ऐसा है। तो इसलिए क्या होता है, इसे जो कृष्ण में जो शक्तियाँ हमने जानी हैं वही सारी की सारी शक्तियाँ जो है वो नाम में भी है। तो इसलिए चाहे आप कृष्ण के भौतिक स्वरूप के साथ में रहो या आप केवल नाम के साथ में रहो, फल एक जैसा होगा। मुझे बहुत सालों बाद, मतलब मैं भी जब भी उनके वीडियोस को देखता हूँ, मुझे एक खुशी तो ये होती है कि
पहली बार ऐसा कोई महात्मा आए ना जो लोगों को भ्रमित नहीं कर रहे हैं, हाँ, जो सही लोगों है। को गलत नहीं बता रहे हैं कि तुम कुछ छोड़ के आ जाओ, कि अपने परिवार वालों को छोड़ दो, या तुम ऐसा कर दो वैसा कर दो, या कट्टरवादी बनाने वाली जो बात है वो हमेशा बहुत ही सिंपल तरीके से बताता है कि बस ये सोल्यूशन है, उसके लिए आपको मेरे भी पास आने की जरूरत नहीं है, अपने घर में आप जहाँ पे हो वहां पे बैठे बैठे ये चीज कर सकते हो और उसका लाभ आपको मिलेगा, विच इज वेरी गुड। अभी सर एक दूसरी चीज जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, जो लोग दूसरा स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करते हैं, जो मेडिटेशन है, जो ध्यान की बात आती है, उसमें सर थोड़ा सा उसका प्रोसेस बताइए, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है कि आंखें बंद करके बैठना मेडिटेशन है, किसी को लगता है कि विचारों को कंट्रोल करना मेडिटेशन है, किसी को लगता है कि बिल्कुल खाली हो जाना विचारों से मेडिटेशन है। तो सर इस पे थोड़ा सा लाइट डालिए आप। मेडिटेशन के बारे में ऐसा है कि जनरली ये समझा जाता है कि ये एक प्रकार की एकाग्रता है, यानी कि हमें कहीं पर भी एकाग्र हो जाना है। या जैसा कि आपने बताया कि सामान्य समझ ये कहती है कि दिन में 15 मिनट है, सुबह में उठ करके रात को सोते समय, या दिन में कभी भी हमको 20 मिनट 15 मिनट आंखें बंद करके बैठना चाहिए। तो मेडिटेशन ऐसा मेडिटेशन जिसको हम लोग ध्यान कहते हैं, तो ध्यान कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको हमें दिन के किसी खास समय में या किसी विशेष अंतराल के साथ में करना होगा। ऐसा ध्यान वस्तु तो जीने की एक कला है। अच्छा, हम 24 घंटा ध्यान के अंदर जी सकते हैं। ध्यान को अगर हम लोग सामान्य भाषा में कहें तो ध्यान एक प्रकार की जागरूकता है, अवेयरनेस। जागरूकता, अवेयरनेस यानी कि उस हर चीज के प्रति जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं और जिसकी हम लोग कल्पना कर रहे हैं, उस हर चीज के बारे में जागरूक रहना, ये एक प्रकार का ध्यान है। और हम लोग हमेशा ध्यान में हो सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है। कैसे कि जैसे कि कोई चीज़ मुझे दिखाई पड़ जाती है तो मेरा पूरा अटेंशन वहाँ पे चला जाता है, तो बाकी सारी चीज़ों से मैं कट जाता हूँ। तो ये हमारे जीवन की प्रॉब्लम है। तो हमें क्या है कि हमें हर चीज़ पर अवेयर होना चाहिए, जो चीज़ हो रही है उसको होते हुए हमको देखना चाहिए। ध्यान में बैठने के लिए लोग यूँ बताते हैं कि जैसे कि जो भी चीज़ आपके चित्त में उभर रही है, जो विचार उभर रहा है, जो इमोशन उभर रहा है, उसको दबाने का प्रयास नहीं करना है, उसको जज नहीं करना है, उसके पीछे कोई कारण नहीं ढूंढना है। अगर वो उठ रहा है तो उसको उठते हुए बस केवल आपको देखना है, साक्षी भाव से आपको देखना है। आप बस उसके साक्षी बन जाइए। वो उठ रहा है, वो थोड़ी देर में बैठ जाएगा, आपको बिठाने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, और साक्षी भाव है, वही ध्यान है। और उससे आप अपने बारे में भी सीखते जाओगे धीरे धीरे कि आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, आपकी थिंकिंग पैटर्न्स क्या है, आपका हैबिट पैटर्न क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा इसका, कि बेंगलोर में जब मैं था अपनी पत्नी के साथ में, तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं ऑफिस से आने के बाद में बिना कुछ ज़्यादा कुछ हुए, मतलब ऐसा आर्गुमेंट टाइप हो जाता था। तो फिर 1-2 बार मेरे लाइफ में मेडिटेशन आया, मैंने थोड़ा सा ध्यान देना चालू किया अपने विचारों के ऊपर या मेरे अंदर जो भी होता है। फिर मुझे ध्यान आया कि जब भी मेरा ऑफिस में कुछ टेंशन चल रहा है, कुछ इंसिडेंट होता है, किसी मैनेजर के साथ में कुछ हो गया या कॉलीग के साथ में कुछ हो गया है, उसके बाद मैं जैसे घर पे आता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मेरी वाइफ की छोटी सी भी चीज मुझे बहुत बड़ी गलती दिखाई देने लगती है। तो मुझे समझ में आया उस टाइम कि यहाँ पे घर में जो माहौल है उससे प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं आप बाहर से लेके आ रहे हो। तो वो जो आपने अपने आप को थोड़ा सा जाना कि यार इसकी वजह से हो रहा है, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम जब होता है तब आपको ध्यान में आता है कि भाई ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो वहां का है, वो जो यहाँ पे आके एक्सप्रेस हो रहा है। यहाँ पे एक बात भी समझनी है कि एक्चुअली वो बाहर की चीजें तो उसको केवल ट्रिगर करती है, वो एक्चुअली अंदर दबा हुआ है। अच्छा, कि जैसे कि अगर आपको कभी किसी स्थिति में कोई गुस्सा आ गया तो आपको देखना चाहिए कि ये वो बाहर वाला तो केवल उसका कारण है, उसने तो केवल उसको प्रकट होने का अवसर दिया, दर्पण है। अब दर्पण है, वो बाहर वाला दर्पण है, उसमें आपका क्रोध आपको दिखाई पड़ता है वहां पे। अब उसके कारण कुछ और हो सकता है आपने उसको लेकर कोई धारणा बना के रखी हो सकता है कुछ आपके दिमाग में कुछ इमेज हो पहले से लगा करके, या आपने हो सकता है उसकी कोई अलग तरीके का रोल लिख के रखा हो, और जब वो जो आपने करके रखा हो उसके साथ में जब चीज मैच नहीं होती है तो फिर उस समय में फिर वो हमारा जो नेगेटिव इमोशन जो भड़क करके बाहर आ जाता है। तो सर हम लोग एक दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। प्रमोद जो वागड़ के कवि अपने जो यहाँ पे आए थे, जो आपके चाहते विद्यार्थी, हम भी विद्यार्थी, लेकिन वो आपका फेवरेट स्टूडेंट में से थे। आप सब फेवरेट थे, लेकिन वो प्रिय था। हाँ, प्रिय था, और क्योंकि वो आपसे काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। हम लोग बीच में काफी टाइम से हम मिलने नहीं, बात नहीं हो पाई हमारी, लेकिन वो रेगुलरली आपसे जुड़ा हुआ, आपसे विद्यार्थी है कि वो एलिमेंट से लगा करके अभी तक जुड़ा हुआ है। और वो जैसे उसने जब भी पॉडकास्ट का स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट होते उसने आपको याद किया। उसने बोला कि मेरे माता पिता के बाद मेरे जो गुरुजी हैं, महेश जी गुरुजी, उनकी वजह से ही हूँ मैं जो आज हूँ। तो सर प्रमोद के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि वो आपने उसको छोटे से देखा है, आज जिस मुकाम पे वो है, मतलब फाइनेंशियल सोशली को काफी अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। तो सर लेकिन वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो एक हमारे एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्ट नहीं है।
ठीक है, वो हमने उसको पढ़ा के या उसको ट्रेन करके नहीं बनाया, वो एक रॉ मटेरियल, रॉ टैलेंट था वो, जो भी आज अपनी डेट। तो सर ऐसे बच्चों को, क्योंकि हमारे आसपास में और भी बच्चे ऐसे हैं जो आपके एजुकेशन सिस्टम में फिट नहीं होते हैं। अगर आप उनके स्कूल में मार्क्स देखोगे तो वो ग्रेस बाई पास हो रहे हैं, उनकी सप्लीमेंट्री आ रही है, लेकिन बाद में जाके वो बहुत अच्छे मुकाम पे लाइफ में जाते हैं। तो सर ऐसे बच्चों को कैसे अपन नर्चर करें, उनको कैसे उनको ग्रो करें, क्या करें उनके लिए? अच्छा प्रश्न है ये, कि जैसे कि अभी आपने पता भी होगा, आपने MI की थ्योरी सुनी होगी, मल्टीपल इंटेलिजेंस की जी। कुछ समय तक ऐसा माना जाता था कि केवल इंटेलिजेंस एक ही होती है और उसको केवल IQ से मापते थे जी। उसके बाद में फिर ये डैनियल गोलमैन वगैरह ने, उन्होंने कुछ रिसर्च की और उन्होंने पता लगाया कि प्रत्येक ब्रेन के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। यानी कि कोई भी बच्चा जो है या कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो मल्टीपल मायनों में इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उसका किसी एक फील्ड में उसका विशेष सक्रियता या उसको विशेष गॉड गिफ्ट होती है। तो अब क्या होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जिसमें हम प्रतिभावान विद्यार्थी की जो विशेष प्रतिभा होती है उसको भी समाप्त कर देते हैं और उसको सामान्य विद्यार्थी ले आते हैं जी। मतलब कोई अगर किसी क्षेत्र विशेष में प्रतिभावान है तो उसकी उसी प्रतिभा को निखारा जाए या उसको उसी को प्रमोट किया जाए, उस दिशा में हम लोग नहीं जाते हैं। हमारे पास क्या है, बहुत सारी चीजों के दबाव होते हैं। जैसे कि पेरेंट्स क्या चाहता है, पेरेंट्स अपने बच्चे को प्रतिभावान नहीं देखना चाहता है, वो उसको क्लर्क देखना चाहता है, वो उसको पटवारी देखना चाहता है, वो उसको टीचर देखना चाहता है, वो उसको इंजीनियर रूप में देखना चाहता है, वो उसको फेमस चित्रकार के रूप में देखना नहीं चाहता है, वो उसको फेमस क्रिकेटर के रूप में देखना नहीं चाहता है, वो उसको फेमस आर्टिस्ट के रूप में देखना नहीं चाहता है, या राइटर के रूप में देखना नहीं चाहता। यानी कि जो वेरियस फॉर्म्स जो है अलग अलग प्रकार की आर्ट की, वहां पे वो देखना नहीं चाहता। वहां पे उसको एक प्रकार का पेरेंट्स को भी फ्री फियर है कि अगर ये इतना पढ़ करके अगर नौकरी में नहीं जाएगा तो लाइफ में पिछड़ जाएगा। हाँ, तो वो भी वो सेल्फ लव और फियर वाली बात वहां पे भी आ जाती है। तो पेरेंट्स ऑलरेडी डरा हुआ है, तो डरा हुआ पेरेंट्स क्या देगा, डर ही तो देगा। वो अपने बच्चों को मोटिवेट थोड़ी कर सकेगा, बेटा तू ये कर ले, ऐसा कर ले। अब प्रमोद के मामले में क्या है कि प्रमोद जो था वो बड़ा सौभाग्यशाली था। उसके घर में ऐसी कोई महत्वाकांक्षा न तो पेरेंट्स की थी, न ऐसी कोई महत्वाकांक्षा प्रमोद की थी कि उसको यही करना है, और न ही ऐसी कोई महत्वाकांक्षा हमारी थी कि उसको ऐसा ही करवाना है जी। उसके अंदर मैं प्रमोद को हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर तू तक किसी सरकारी स्कूल के टीचर के घर में पैदा होता तो तेरा टैलेंट सारा का सारा वही दबा के निकाल देते। वो आज भी तैयारी कर रहा होता या अगर टीचर बन भी जाता तो उतना बढ़िया नहीं बनता वहां पे। तो अब एक्चुअली उसके साथ में क्या था कि वो वर्बली इंटेलिजेंट था जी। यानी कि और दूसरा क्या था कि उसकी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी थी जी। उसको मंच पे जाना, मंच को फेस करना और चीज़ों को डिलीवर करना, वहां जाकर के श्रोताओं के सामने चीज़ों को प्रस्तुत करना, वो उसको बहुत बढ़िया अच्छा लगता था। और उस समय में उसको देख करके मेरी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट थी, मुझे लिखने में बड़ा रस आता था। तो हम लोगों ने फिर क्या किया, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया कि मैं लिखता और वो जाकर के मंच पे परफॉर्मेंस करता। तो हम लोगों ने मिलकर के एक यूनिट के तरीके से काम किया। अच्छा। तो उस समय क्या था कि जो भी कविता लिखो प्रमोद को एक बार बता दो, वो अपनी तरफ से उसमें 4 चांद लगा दे जी। प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत अच्छा है और प्रेजेंटेशन स्टाइल उसका बहुत बढ़िया है। आज भी उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत बढ़िया यूनिक है, आप उसको देख सकते हो वहां पे। बिल्कुल। उसको यूं कहो कि वो मंच से अगर दूर है तो वो अलग तरीके का है, वो मंच में पहुंचा दो, उसके अंदर ही कुछ पैदा हो जाता है। तो उसके भीतर एक ऊर्जा का नया नवीन प्रभाव शुरू हो जाता है वहां पे। तो ये उसके साथ में गॉड गिफ्ट था। उसका माइंडसेट उस तरीके का बना हुआ था जी। और साथ में क्या था, उसके कुछ रीजन ऐसे थे कि उसके दादा जो थे, आप जानते हैं अपने पूरा दादा, वो भी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी थे। यानी कि लोगों को लीड करना है, अपनी बात रखना है, वो चीजें उनको बढ़िया थी। और उनके पिताजी की पर्सनालिटी जो थी वो भी आपको पता होगा, तो वो भी बढ़िया हरफन मौला आदमी है। उनकी तो उसको बाय बर्थ एक मिली थी। बाय बर्थ भी, और परिवार का भी थोड़ा सा उनको ऐसा मिला हुआ था वहां पे कि जिस तरीके से हो सके। तो वही चीज फिर बाद में जब एजुकेशन में भी उनको मिलनी शुरू हुई और प्रमोद को जब एक मंच मिलना शुरू हुआ तो उसको एक सकारात्मक मोटिवेशन हर जगह पर मिला। अच्छा। जब मंच पे रहा उस समय क्लैपिंग के माध्यम से मिला, जब घर पे आए तो उनके पिताजी मिले, उन्होंने भी उसको सकारात्मक वे में लिया और हर किसी ने उसको बढ़ावा दिया। तो प्रमोद के शख्सियत में यूं कहो कि नेगेटिविटी किसी ने भी नहीं दी और नेगेटिविटी का लेवल उसने कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया। यानी कि कहने वालों ने कोई भी टिप्पणी करी हो, कोई भी लेवल लगाया होगा, उसने कभी किसी टिप्पणी को एक्सेप्ट नहीं किया, किसी लेवल को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने अपना जो स्वाभाविक प्रभाव जो था उसी के आधार पर वो आगे बढ़ता रहा। और आज जो है वो स्वयं अपने बलबूते पर ही है, यूं पर कह सकते हैं, वो गॉड गिफ्ट पर्सनालिटी उसकी। अब लेकिन एनवायरनमेंट का जो उसको जो सपोर्ट मिला, मैं बेसिकली हम यही बात कर रहे थे उस टाइम। और मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अब बेसिकली क्या हमारा प्रश्न ये था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से की शख्सियतों को क्या सांचे में डाल सकता है या ऐसी शख्सियतों को बना सकता है? तो मैं ये कहूंगा कि ये थोड़ा सा लिमिटेशंस बहुत सारी है एजुकेशन सिस्टम में जी। कारण क्या है वहां पे कि वहां पे जैसे कि चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, कि वहां पे एक तो हमें एक सडन टाइम पीरियड में एक सिलेबस कंप्लीट करना होता है
फिर हमारा एक एग्जाम का पैटर्न है, वो कंप्लीट करवा करके उसको अगली क्लास में प्रमोट करना है जी। वहाँ पे इस टाइप की गतिविधियां जो होती हैं उसको प्रमोट करने के लिए कोई बहुत बड़ा बिग मोटिवेशन या बिग प्लेटफॉर्म होता नहीं है जी। लेकिन अगर पेरेंट्स अगर चाहें तो सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं। अब उसमें बस एक ही चीज़ है कि पेरेंट्स अगर अपने बच्चे की जो प्रतिभा है या योग्यता है उसको सकारात्मक वे में लेता है और उसको अगर वो प्रमोट करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता है तो सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं और हमको बढ़िया अच्छी प्रतिभाएं मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बिग चीज़ जो है वो यही है कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर और हमारा जो थिंकिंग पैटर्न तरीके का बना हुआ है कि हमने ये माना है कि हमको बस पढ़ना केवल क्लर्की के लिए है, पढ़ना हमको मतलब नौकरी पेशे के लिए, हमको ना बस कि अपने अंदर कोई चीजों को बाहर लाने के लिए वहाँ पे। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों की जैसे कि चर्चा हो रही थी ये हो रही थी कि आधुनिक सिस्टम में क्या हमको स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए कोई प्रारंभिक से कोई स्किल को भी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने आपको वही उस समय भी मैंने आपको आपसे बताया था कि अगर स्किल को अगर हम लोग लगाते हैं वहाँ पे तो जैसे कि मान लो जिसका बेसिकली वर्बली एक्टिविटी में जो एक्सपर्ट है या जिसका इंटेलिजेंस है उसको अगर हम लोग कारपेंटरी सिखाएंगे तो वो बुरा कारपेंटर बनेगा या फिर वो ऐसा कारपेंटर बनेगा जिसका मन उसके अंदर नहीं होगा वहाँ पे। या कोई जैसे कि कोई पेंटर है और या कोई अच्छा चित्रकार बन सकता है, उसके लिए हम कोई ऐसा परफॉर्मेंस दे दें कि जिसमें वो उसकी प्रतिभा नहीं निखरने वाली है, ऐसी कोई स्किल बता दें तो उसमें भी बढ़िया नहीं कर पाएगा वहाँ पे। ये बात और सर ये इसमें क्योंकि हम लोग एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात स्टार्ट करना चाहते हैं कि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर जो अभी करंट हमारा सिस्टम है और जिस तरीके से हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक तो सर कितना स्ट्रेंज लगता है मुझे अगर आप एक इमेजिन करो कि क्लास में आपको मैथ्स पढ़ाई जा रही है और आपको मैथ्स में मजा आ रहा है, रस आ रहा है, जिस आनंद की आप बात कर रहे हो, अचानक से घंटी बजती है और फिर एक दूसरा टीचर आता है और वो आपको हिस्ट्री पढ़ाना चालू कर दे। अरे भाई बच्चे को मजा आ रहा था, वो एंजॉय कर रहा था, वो एंगेज था, ठीक है, लेकिन आप टाइम बॉक्स पीरियड पे अगर आप बच्चों को बांट रहे हो कि ये खाओ ये खाओ ये खाओ ये खाओ ये खाओ करके, तो वो किसी भी चीज में रस कैसे ले पाएगा। और अगर आपने पढ़ा भी दिया उसको, इसके बाद में जो हमारा उसको लर्निंग को इवेल्यूएट करने का जो तरीका है कि हम बोलते हैं कि आप एग्जाम लेना है और एग्जाम लेने के बाद हम लोग बोलते हैं कि तेरे को पर्चा दिया जाएगा, उसके ऊपर तू लिख दे, और वो सारा का सारा चीज बच्चे रट्टा मार के जो आते हैं और लिख के चले जाते हैं। इसके बाद में वो कितनी अपनी लर्निंग को रिटेन कर पाते हैं, क्या सच में उन्होंने कुछ सीखा उस चीज से या बस वो रट्टा मार के एग्जाम के लिए दे के चले गए। तो ये सारे सिस्टम की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उस पर थोड़ा सा आप बात कीजिए। ये प्रॉब्लम तो है ही कि बेसिकली हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो जानने पे डिपेंड नहीं होकर के वो याद करने पे डिपेंड है। यानी कि हम लोग आज भी, जबकि एआई का युग आ चुका है हम लोग कहते हैं जी, उसके बावजूद भी हमारा जो ट्रेडिशन जो है वो ऐसा ही बना हुआ है कि जिसमें आज भी हम एग्ज़ामों को रट करके पास होते हैं और फिर हमने एग्ज़ाम के दरमियान जो रट करके हमने जो लिखा, फिर क्योंकि रटने के लिए एफर्ट लगता है तो एक बार एग्ज़ाम दे लिए, फिर वो एग्ज़ाम के बाद में वो वापस सफ़ा हो जाता है। अभी आप मोटा मोटा अनुमान देखिए, जितनी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो साल भर कोचिंग लेते हैं वो लोग एक्चुअली कोचिंग में क्या पढ़ते हैं, तो मैंने पूछा तो वो बताते हैं कि वही पढ़ते हैं जो 10th 12th ग्रेजुएशन में जो पढ़ा था वही। अब उन्होंने जब वहाँ इतने साल से पढ़ा था तो वापस कोचिंग में फिर उन चीज़ों को वापस पढ़ने की क्या जरूरत है। तो कारण बस वही है कि जब पढ़े उस समय हम समझे नहीं, रट्टा मार के हम लोग पढ़े, हमने इंटरेस्ट नहीं लिया हम, और हमने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। अब वापस वो चीजें साल दर साल फॉरगेट हो गई, अब उनको वापस से याद करना पड़ेगा, तो फिर वापस से याद करके हम लोग फिर वापस से एग्जाम देंगे और फिर हम वापस से उन चीजों को करेंगे। तो रटने के लिए हम जीवन भर कीमतें उसकी चुकाते रहते हैं जब हम चीजों को समझते नहीं और जानते नहीं, इसलिए तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और इसमें इसकी दिशा में सरकार कुछ सुधार कर भी रही है। अभी नया कुछ करिकुलम लगाया है सरकार ने, उसमें ज्यादा तरह के प्ले वे पे फोकस है, प्रैक्टिकल ज्यादा करना उस पर फोकस है। लेकिन ये सारा किताबी है, उसको वापस व्यवहार में इम्प्लीमेंट करना दूर की कौड़ी है, अभी भी ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन सर अभी भी मैं देखता हूँ कि बच्चों के जो परसेंटेज आते हैं उसको बहुत ज्यादा लेवल पे सेलिब्रेट किया जा रहा है या सोशल मीडिया पे डाला जाता है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया जा रहा है कि इतना बनाए उतना बनाए उतना बनाए। अब सर आप बहुत ज्यादा, और क्योंकि सर परसेंटेज से मेरे को प्रॉब्लम इसलिए है मुझे, क्योंकि परसेंटेज इज अ कलेक्शन ऑफ मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। मेरा ये मानना है कि आप बस एक सब्जेक्ट के मार्क्स पे बात करो कि उसने उस सब्जेक्ट को कितने सही तरीके से सीखा, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है दैट मास्टर मतलब जैक ऑफ एवरीथिंग मास्टर ऑफ नन।
मतलब सब कुछ पढ़ लिया बराबर लेकिन मास्टर किसी में हासिल नहीं किया आपने। तो अब जब परसेंटेज की बात करते हो तो वो इंग्लिश में भी 100 नंबर लेके आ रहा है, उसमें भी लेके आ रहा है, उसमें भी लेके आ रहा है, उसमें से भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों में वो रट्टा मार के आ रहा है। मुझे लगता है कि उससे बेटर है कि वो उसके परसेंटेज भले 60 बने लेकिन एक सब्जेक्ट उसने इतना अच्छे से पढ़ा है कि उसमें वो आगे कंटिन्यू कर सकता है। और दूसरा कि ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि बच्चे की एबिलिटी पे भी, कि वो उसको किस तरह की जानकारी समझ में आ रही है। जैसे किसी बच्चे को ऑटोमोबाइल बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, किसी को मेडिकल साइंस, किसी को फिजिक्स, किसी को केमिस्ट्री। तो हमको वो एक तो ये नेचुरल एबिलिटी तो सबके पास में होनी चाहिए कि समझने की जो हम लोग कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम किस टाइप का नॉलेज उसके ब्रेन में ज्यादा अच्छे तरीके से उसको समझ में आ रहा है, उसको ज्यादा क्लैरिटी दे रहा है। तो फिर इसका जब हम लोग एक मिक्स करेंगे तब जाके शायद क्रिएटिविटी पैदा होगी। उसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हर ह्यूमन जो होता है वो मल्टीपल तरीके से इंटेलिजेंस होता है। तो उसमें क्या होता है कि कोई किसी क्षेत्र में इंटेलिजेंस होता है और किसी किसी क्षेत्र में उसकी इंटेलिजेंस थोड़ी सी कम होती है। तो जैसे कि मान लो कोई जो है वो मंच का खिलाड़ी है और कोई जो है उसको मंच में जाने के पे फियर होती है। तो जो खिलाड़ी है उसकी प्रतिभा को तराशा जा सकता है और जिसको अपनी बात करने में प्रॉब्लम आ रही है उसको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, यानी कि अच्छे तरीके ट्रेन किया जा सकता है कि बेटा अपनी बात को इस तरीके से रखते हैं और ऐसे रखनी चाहिए। तो उसको अपनी बात रखने पे बात सिखाया जा सकता है। सो सर अभी भी हमारे पास एक दो टॉपिक बच गए हैं लेकिन मुझे लग रहा है ऑलरेडी बहुत कुछ कंटेंट कवर हो चुका है। तो एक दो टॉपिक बचे हैं जो दोबारा कभी एक पॉडकास्ट करेंगे, उसमें चीज़ें कवर करेंगे। सो फिर से थैंक यू वेरी मच हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, प्लेटफॉर्म पे आपका टाइम देने के लिए संडे का। और आपकी तरफ से कुछ अगर मैसेज है तो ऑडियंस को प्लीज़। बिल्कुल, ये मैं कहूँगा कि ये आपकी उदारता है कि आपने अपने पॉडकास्ट के लिए मुझे बुलाया। जी, वैसे मेरा ये अनुभव पहला है कि जब मैं पॉडकास्ट में कहीं पर किसी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी, और आपने जो भी चीज़ें अंदर थी उसको अलग अलग प्रश्न के माध्यम से बाहर लाने में या बाहर निकलने में मदद की जी। तो उसके लिए मैं आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ। और साथ में ही मैं आपको ये शुभकामनाएं भी दूंगा कि आपका ये चैनल जो है वो बढ़िया अच्छे से ग्रोथ हो और इसमें बढ़िया अच्छे से व्यूवर्स जुड़े और ऐसे लोग जुड़े जो वास्तव में नई जानकारियों को, नई चीज़ों को आगे प्रमोट करना चाहते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ऐसे ही किसी हम इंटेलेक्चुअल गेस्ट को लेके आएंगे और हम लोग पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करेंगे, चीज़ों के पीछे की चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे सर ने बताया कि जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी चीज़ें हम लाइफ में करते हैं, और उन्हीं से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और वहीं से क्रिएटिविटी आती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।